Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 8 का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, जिसका आज होगा लेक्चर नंबर 3, जहां पे हम डिस्कस करना शुरू करेंगे किसके बारे में, कोल के बारे में। तो हमें इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, डिटेल में हमें कोल के बारे में पढ़ना है, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग को हमने लेक्चर नंबर 1 में शुरू किया था कि दोनों ही कोल एंड पेट्रोलियम क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। जो भी चीज हम काम में लेके आते हैं उसे रिसोर्सेज बोलते हैं। फिर हमने ये अंडरस्टैंड किया कि ये दोनों ही हमें नेचर से मिलते हैं, इसलिए ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फिर हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि कैसे टाइप के ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिन्हें बनने में बहुत ही सालों साल लगते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। और अगर हम उन्हें जल्दी से कंज्यूम कर देंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, हमारे पास नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमने उन्हें बोला एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में अंडरस्टैंड किया कि दोनों ही कोल एंड पेट्रोलियम फ्यूल्स हैं, जिन्हें बर्न करने से एनर्जी मिलती है और हम उस एनर्जी को वेरियस पर्पसेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। और वहां पे हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि फ्यूल्स क्या होते हैं, फ्यूल्स कैसे होने चाहिए, आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए और उससे रिलेटेड टर्म्स। और फिर फाइनली बिफोर वी फिनिश दैट लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। जो फ्यूल्स हमें डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, और दोनों ही कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो आज हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने जा रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं द फर्स्ट टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल, दैट इज कोल। तो कोल क्या होता है, कोल हमें कैसे मिलता है, ये कैसे एक फॉसिल फ्यूल है, और कैसे कैसे हम कोल को वेरियस यूजेस पे पुट कर सकते हैं, आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज बी विद मी थ्रू आउट द होल लेक्चर। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लर्निंग विद मी। मैं हूँ डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O केमिस्ट्री। सो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। सबसे पहले आप यहाँ पे पिक्चर में क्या देख सकते हो, आई होप आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं इसे जरूर देखा होगा। दिस इज कोल, राइट। अब कोल कैसा होता है, लेट अस डिफाइन दैट। सो कोल इज हार्ड, दिस इज अ ब्लैक combustible mineral which consists mainly of carbon. हाथ लगाओगे देखोगे कि बहुत हार्ड होता है, देखने से ही पता लग रहा है कि ये ब्लैक कलर का है। कंबस्टेबल है मतलब कि हम इसे बर्न कर सकते हैं, एंड दिस मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव एज कोल। अब कोल हमें कहाँ पे मिलता है, कोल हमें मिलता है डीप कोल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस तरीके से सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे बहुत दूर नीचे तक हमें खुदाई करनी पड़ती है, और वहां पे हमें मिलती हैं कोल डिपॉजिट्स। तो वहां से कोल को हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, इंडिया में कोल हमें कहाँ पे मिलता है, तो इंडिया में कोल हमें मेनली बिहार में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में मिलता है। सो नेक्स्ट अब हम आते हैं, सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि हम कोल के बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं, कोल के ऐसे क्या यूजेस हैं जिसके लिए हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ा, है ना। तो सबसे पहले कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड, और वो आज की बात नहीं है, बहुत पुराने जमाने से हम कोल को यूज कर रहे हैं फॉर कुकिंग फूड, राइट। तो इस तरीके से कोल को बर्न किया जाता है और उस पर रोटी पकाई जा सकती है, सब्जी बनाई जा सकती है। और आजकल हम क्या करते हैं, इस कोल का बारबेक्यू करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, पनीर टिक्का बनाना है और नॉन वेज डिशेस बनाने हैं, तो ये सब चीजों को बारबेक्यू करते हैं हम यूजिंग कोल। ठीक है, ऑलराइट। अब और क्या इसका यूज है, अर्लियर इट वाज यूज्ड इन द रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। तो इस तरीके से स्टीम इंजन्स में हम कोल को बर्न करते थे, और उससे हमारे ये रेलवे जो इंजन्स हैं, हमारी ट्रेन्स हैं, वो रन करती थी। आजकल हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। क्यों इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं, वो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम अब और भी डिफरेंट सोर्सेज से बनाना शुरू हो गए हैं, और हम लिमिट करना चाहते हैं अपने कोल की यूजेज को, बिकॉज कोल इज एन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। वो जल्दी से खत्म हो जाएगा अगर हम उसका प्रॉपर यूज नहीं करेंगे। ठीक है,
So next, it is also used in the thermal power plants to produce electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी हम कोल को बर्न करते हैं, ऑल्दो आज हम और भी डिफरेंट वेज यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से बिजली को प्रोड्यूस करते हैं, सोलर इलेक्ट्रिसिटी तो सनलाइट को यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सो डिफरेंट यूजेस को हम यूज क्यों कर रहे हैं आज, क्योंकि कोल कम है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, सो नेक्स्ट हम कोल को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। Then it is also used to make coal gas, which is a very important industrial fuel. Coal gas के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। Then coal is also used to make coke, and coal is also used as a source of organic chemicals. तो बहुत सारे different यूजेस में हम कोल को पुट कर सकते हैं। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, बाकी अभी हमें डिटेल में इस सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सो अब हम आगे की डिस्कशन को कंटिन्यू करने से पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने कोल को फॉसिल फ्यूल कहा, क्यों कहा ऐसा हमने उसको, क्यों वो एक फॉसिल फ्यूल है, कैसे फॉर्म होता है कोल, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। सो कोल की फॉर्मेशन की कहानी शुरू होती है अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो। 300 मिलियन ईयर्स अगो, जब अर्थ पे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते थे। डेंस फॉरेस्ट का मीनिंग कि जहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट होते थे जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ही पास पास में ग्रो कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा पेड़ थे। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे जहाँ पे अर्थ में डेंस फॉरेस्ट थे, कहाँ पे, इन लो लाइंग वेट लैंड एरियाज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो जो एरियाज थे वो लो लाइंग थे, वहां पे लैंड के ऊपर पानी था। ठीक है, तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट थे उनमें जो रूट्स थी वो कैसे कवर्ड थी, या जो आप कह सकते हो कि सॉइल था उसके ऊपर बहुत ज्यादा पानी था। ठीक है, तो ऐसे एरियाज जहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, इन लो लाइंग वेट एरियाज में, इसे हम क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं स्वैम्प्स। ठीक है, तो आप ये याद कर सकते हो कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्वैम्प्स। स्वैम्प बोलते हैं हम इसको, मार्शी एरिया बोलते हैं। ओके, सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ मार्शी एरिया। तो ऐसे हमारे पास बहुत ही डेंस फॉरेस्ट थे इन लो लाइंग वेट लैंड एरियाज। अब हुआ क्या कि हमारे पास कुछ नेचुरल प्रोसेसेस अकर करते रहते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, वॉल्केनोज है, फ्लड्स हमेशा होते ही रहते हैं। तो इमेजिन करो कि एक अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आने से क्या होगा, धरती फट जाती है ना, तो स्लिट क्रैक कर जाती है, और वो जब क्रैक करेगी तो वहां पे उस एरिया में इमेजिन करो कि जो भी पेड़ वगैरह होंगे वो क्या होंगे, वो सेपरेट होंगे, अपने जड़ों से हिल जाएंगे, और वो क्या करेंगे, वो नीचे गिर जाएंगे, और फिर वो उसके बाद जो ब्रेक्स आते हैं उसमें अब हमारे जो पेड़ थे वो नीचे गिर गए और उनके ऊपर और मिट्टी डल गई, तो वो क्या होगा, मिट्टी के नीचे दब जाएंगे। सिमिलरली ऐसे ही आप वॉल्केनोस के केस में भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ऐसे एक एरिया के अंदर बहुत सारे पेड़ थे और वहां पे एक वॉल्केनो की इरप्शन हुई, तो वो वॉल्केनो की इरप्शन सारी इन पेड़ पौधों के ऊपर से हुई, और वो जितने भी पेड़ पौधे थे वो पानी के नीचे दब गए। ठीक है, अब वो पानी के नीचे दब गए, इसी तरीके से फ्लड्स आए, और बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो फॉरेस्ट थे वो सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे दब गए, बरीड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इसके ऊपर और कोई सॉइल डिपोजिशन हो गई, कोई ऊपर से जैसे कि पहाड़ होते हैं, बारिश होती है, उसके साथ मिट्टी आ जाती है, और लैंड के ऊपर कॉन्स्टेंटली ऊपर सॉइल पड़ता रहता है। ठीक है, तो इनके ऊपर भी और ऊपर और ऊपर और ऊपर सॉइल की डेपोजिशन होती गई। एज मोर एंड मोर सॉइल डेपोजिट ओवर देम, दे वर गेटिंग कंप्रेस्ड। ठीक है, तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनके ऊपर और मिट्टी पड़ती जा रही है, और जैसे जैसे वो नीचे को जाते जा रहे हैं, वहां पे आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि डीप अंडर द अर्थ वहां जो टेम्परेचर होता है दैट इज मच हायर। आई होप आप लोगों ने अपनी ज्योग्राफी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो अर्थ की सरफेस है और उसके नीचे है, हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है कोर और एक होता है मेंटल।
ठीक है। और ये जो कोर होता है ये बहुत ही हॉट होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि अब मैं वाइस वर्सा बात करूं तो जैसे जैसे, अब सपोजेडली इमेजिन करो कि ये प्लांट पहले इस सरफेस पे था, ठीक है, इसके ऊपर और मिट्टी पड़ गई और मिट्टी पड़ गई, तो ये कैसे जा रहा है, ये नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसके ऊपर ऑब्वियसली ऊपर बहुत सॉइल की लेयर है, तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, और साथ में ये अर्थ की सरफेस में नीचे जा रहा है, तो टेम्परेचर भी नीचे वाली लेयर्स में ज्यादा होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा और टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ठीक है, और ये प्लांट्स जो नीचे दब गए थे, सिमिलरली ऐसे कुछ एनिमल्स भी होंगे जो कि उस टाइम पे मर गए होंगे जिस टाइम पे ये अर्थक्वेक आया या फ्लड आया या वॉल्केनो आया, तो वो भी नीचे दब गए। ठीक है, तो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स नीचे दब गए, और इनके ऊपर सब्जेक्ट क्या हो रहा है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, और ना तो वहां पे एयर होती है, तो उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो वुड है ऑफ द बरीड फॉरेस्ट प्लांट्स एंड ट्रीज, this gets decomposed और decompose करके slow and steadily that gets converted into coal. ओके, सो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है जिससे डेड प्लांट्स buried deep under the earth they have become coal, and this process is called as carbonization. क्यों कार्बनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कोल का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वो है कार्बन। प्रीडोमिनेंटली कोल के अंदर कार्बन होती है, इसलिए कोल की प्रोसेस फॉर्मेशन, कोल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कार्बनाइजेशन। ठीक है, सो अब आप इसको इस पिक्चर में यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पहले हमारे पास फॉरेस्ट थे, वो जो फॉरेस्ट थे वो अर्थक्वेक, वोल्केनो, फ्लड से, ऐसे नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से दब गए। जैसे जैसे वो दब गए, जैसे जैसे वो नीचे जाते जाते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता है और उनके ऊपर टेम्परेचर भी बढ़ता है, और वो उनका कन्वर्जन हो जाता है इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल। सबसे अब यहाँ पे आप देख सकते हो पीट लिखा है, लिग्नाइट लिखा है, तो वेल ये क्या है, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल है जिसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे अर्ली, सबसे पहले जो कोल की फॉर्मेशन होती है तो वो पीट होता है, फिर उसके बाद लिग्नाइट होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, उन कोल के अंदर कार्बन का कंटेंट बढ़ता जाता है और कोल का फॉर्म चेंज होता रहता है। ठीक है, सो आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड कि पहले कोल बना कैसे। कोल बना है बाय द डेड प्लांट्स बuried डीप अंडर द अर्थ। So dead decaying plants and animals, well, they give rise to fossil fuels. इसीलिए हम कोल को फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि कोल किससे बना है, डेड प्लांट्स buried deep under the earth से। ठीक है, और प्रोसेस को हमने क्या बोला, प्रोसेस को हमने कार्बनाइजेशन बोला, क्योंकि कोल के अंदर मैक्सिमम कंटेंट कार्बन का होता है। सो अब आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस देख रहे हो, ये चारों के चारों कोल हैं, बट दे आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। तो चलिए अब हम सीखते हैं अबाउट दीज 4 डिफरेंट टाइप्स। ओके, सो मैंने आपको ये बताया कि कोल कैसे फॉर्म होगा, जब जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो अर्थ के नीचे बरी हो जाते हैं एंड दे आर सब्जेक्टेड टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल हैं ये किस चीज पे डिपेंडेंट होंगे, ये इस चीज पे डिपेंडेंट होंगे कि एक तो अर्थ के नीचे टेम्परेचर कितना था, प्रेशर कितना था, और ये जो कोल था ये कितनी देर अर्थ के नीचे बरीड रहा। ठीक है, तो जब हमने उसको निकाला, उसको कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए थे, कितने साल हो गए थे, अर्ली कोल था या लेट, बहुत देर बाद हमने वो कोल डिपॉजिट को निकाला, उसके ऊपर बेस्ड होता है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। क्योंकि जितनी ज्यादा हाई टेम्परेचर को सब्जेक्ट होता है, जितना हाई प्रेशर होता है, जितना ज्यादा देर कोल अर्थ के नीचे बरिड रह जाता है, उसमें उतना कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन द कार्बन कंटेंट we have 4 types of coal, and the 4 types are: number 1 is peat, number 2 is lignite, number 3 is bituminous coal, and number 4 is anthracite. तो one by one हम इनके बारे में अब पढ़ते हैं। सो सबसे पहली वैरायटी है कोल की, दैट इज पीट, जो कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। एक और इमेज देख लेते हैं। और वेल ये जो पीट है, दिस इज द यंगेस्ट वैरायटी ऑफ कोल। सबसे अर्ली फॉर्म्ड कोल जो होता है वो पीट होता है, लाइट ब्राउन से कलर का होता है, इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ही कम होता है, दैट इज 60%।
ठीक है। तो इसमें सबसे कम कार्बन कंटेंट है आउट ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ कोल जो हमने पढ़ना है। ओके और क्योंकि कार्बन कंटेंट सबसे कम है इसलिए ये सबसे कम हीट प्रोड्यूस करेगा और सबसे ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करेगा बर्निंग पे। और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी ऑब्वियसली वो भी सबसे कम होगी क्योंकि ये हीट सबसे कम प्रोड्यूस कर रहा है। और हमने कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है उसे पिछले लेक्चर फॉसिल फ्यूल्स में स्टडी किया था। इन केस अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज डू वॉच दैट लेक्चर। ठीक है। ऑल राइट सो अब ये कैलोरीफिक वैल्यू जो कि हीट प्रोड्यूस करता है फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस वो काफी कम है दैट इज 10 to 15 किलो जूल पर ग्राम। नेक्स्ट है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट की इमेजेस पहले देखते हैं। ये लिग्नाइट है, ये लिग्नाइट की दूसरी इमेज है। ओके सो लिग्नाइट जो है दिस कंटेन्स अबाउट 65 to 70% कार्बन। इसको हम सॉफ्ट कोल बोलते हैं। ये भी ब्राउन कलर का होता है मगर इसमें कार्बन कंटेंट पीट से ज्यादा होता है और क्योंकि कार्बन कंटेंट पीट से ज्यादा होता है तो कैलोरीफिक वैल्यू heat energy going to be produced is going to be more, that will be 15 to 20 kilojoule per gram. नेक्स्ट कोल का फॉर्म है बिटुमिनस कोल जिसकी अब आप इमेजेस देख रहे हो यहाँ पे। तो ये बिटुमिनस है। तो अब आप देख रहे हो कि इसका जो कलर है वो ब्लैक हो गया। ठीक है। तो पहले दोनों ब्राउन वेराइटीज पड़ी थी, ये अब ब्लैक हो गया और इसके अंदर कार्बन का कंटेंट भी बढ़ गया। सो दिस फॉर्म ऑफ कोल दिस कंटेन्स 76 to 86% कार्बन। इट इज द कॉमन हाउस होल्ड कोल। तो जनरली जो कोल हम घरों में यूज करते हैं वो ये वाला कोल होता है दैट इज बिटुमिनस कोल। It is the most abundant form and it is compact. It is black in color. It contains more carbon and therefore it produces more heat than peat and lignite. ठीक है। और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है अब देखो कितनी बढ़ गई दैट इज 30 to 35 किलो जूल पर ग्राम। सो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कोल इज एंथ्रासाइट जिसकी आप इमेजेस अब देख रहे हो। ओके तो अब ये वाला जो कोल होता है दिस इज द मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ कोल क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन का कंटेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है मोर देन 90% और यू कैन से इट इज बिटवीन 86 to 92%। ठीक है। सो दिस इज द हार्डेस्ट कोल विच हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन और ये थोड़ा सा बर्न करने में डिफिकल्ट होता है। इसको बर्न क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वोलेटाइल मटेरियल है जो बर्न इजीली होने वाली सब्सटेंसेस हैं वो कम है। सारे का सारा कार्बन होता है। ठीक है। तो ज्यादा कंटेंट कार्बन होने की वजह से और जो वोलेटाइल मटेरियल वोलेटाइल मतलब कि जो जल्दी से बर्न कर सकती है वो सब्सटेंसेस इसमें कम होती हैं इसलिए इट बर्न्स विद डिफिकल्टी। बट वंस इट विल स्टार्ट बर्निंग तो ये बहुत अच्छे से बर्न करेगा क्योंकि कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा है तो हीट अच्छी प्रोड्यूस करेगा और जो गैसेस वगैरह हैं जो स्मोक वगैरह है वो ये प्रोड्यूस नहीं करेगा ज्यादा इन कंपैरिजन टू पीट एंड लिग्नाइट। ठीक है। सो इट इज नॉट यूज्ड एज अ हाउस होल्ड कोल क्योंकि हम इसे बर्न करने में हमें प्रॉब्लम होती है बट हम इसको इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। Its calorific value is 28 to 30 kilojoule per gram. Now, as the coal is getting older, you have seen कि उसका जो कार्बन कंटेंट है वो बढ़ता जाता है। ठीक है। तो प्लीज हमेशा याद रखना कि जैसे जैसे कोल पुराना होगा उसका कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा और कोल जब बर्न करता है तो वो बहुत सारी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। तो जब हम कोल को बर्न करेंगे उसके अंदर प्रेजेंट है कार्बन। कार्बन बर्न करता है एयर की प्रेजेंस में। ठीक है। एयर में क्या होता है प्रेजेंट? उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन मिलके फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट बट इंपॉर्टेंटली आपको याद ये रखना है कि अगर ये ऑक्सीजन की सप्लाई कम, ठीक है, तो एयर कम है ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो ये जो कार्बन की बर्निंग है वो कंप्लीट नहीं होगी, कंबस्टन कंप्लीट नहीं होगी। और इनकम्प्लीट अगर कंबस्टन हो, कंप्लीटली कार्बन बर्न नहीं कर पा रहा क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो उस केस में क्या होगा? प्रोड्यूस होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल बी नाउ प्रोड्यूसिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है दिस इज अ पॉइजनस गैस। तो कंप्लीट कंबस्टन होगा, एयर सफिशिएंट अमाउंट में है, ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। फॉर एग्जांपल इसका आपको एग्जांपल देती हूँ।
कि अगर आपने अपने कमरे में बहुत ठंड है और अंगीठी रख ली कि गर्म करेंगे, पुराने जमाने में ये किया जाता था। तो पहले तो रूम है, रूम को आपने बंद कर दिया तो उसमें पहले तो एयर है, तो एयर है, ऑक्सीजन है, तो कंप्लीट कंबस्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। मगर क्योंकि धीरे धीरे आपने कमरा बंद किया हुआ है, उसके अंदर एयर फ्रेश आ नहीं रही है और जितनी ऑक्सीजन है वो यूज अप होती जाएगी, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम होगी तो अब कार्बन डाइऑक्साइड बनने की जगह पे क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर आप एक बंद कमरे में अंगीठी जला के सो जाएं जिसके अंदर आप कोयल बर्न कर रहे हैं, तो वेल वो प्रोड्यूस करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, और उसकी वजह से बंद कमरे में अगर आप अंगीठी बर्न करके सो रहे हैं तो वेल इट कैन इवन कॉज डेथ। ठीक है, क्योंकि ये एक पॉइजनस गैस है। तो बंद कमरे में कभी भी अंगीठी को बंद करके नहीं सोना चाहिए। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं आज के टर्म्स में इसकी बात, रेलेवेंस की बात करूं, तो हम आजकल अपने घरों में गैस गीजर्स को जलाते हैं। ठीक है, तो वॉशरूम्स में नहाने के लिए जब आप पानी गर्म करते हो तो गैस गीजर्स यूज किया जाता है। तो वो जो गैस गीजर्स होते हैं उसके अंदर भी क्या हो रहा है, अगेन कार्बन कंटेंट की बर्निंग होती है, और अगर आपका उसमें प्रॉपरली बाथरूम में वेंटिलेशन नहीं है तो वो भी क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, एंड अगेन इट इज अ पॉइजनस गैस। ठीक है, सो प्लीज डू रिमेम्बर वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली कि कार्बन को जब भी बर्न करना होता है उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर होनी चाहिए सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, सो जल्दी से कंपैरिजन करते हैं ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। तो ये वाला कौन सा था, आई होप आप लोगों को इमेजेस से याद है, ये है पीट, ये है लिग्नाइट, ये है bituminous coal, and this is last one is the anthracite. ठीक है, so peat, lignite, bituminous and anthracite, we have 4 types of coal. Carbon content peat में less than 60%, lignite में 65 to 70%, bituminous में 76 to 86% और anthracite में सबसे ज्यादा 86 to 92%। कैलोरीफिक वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे तो पीट का 10 टू 15 किलो जूल पर ग्राम, लिग्नाइट में 15 टू 20 किलो जूल पर ग्राम, बिटुमिनस में 30 टू 35 किलो जूल पर ग्राम एंड एंथ्रासाइट में 28 टू 30 किलो जूल पर ग्राम। स्पेशल फीचर्स में क्या कुछ याद करना है, पीट ये यंगेस्ट वेराइटी ऑफ कोल है, दिस इज लाइट ब्राउन इन कलर। लिग्नाइट सॉफ्ट कोल है, दिस इज ऑल्सो ब्राउन इन कलर। बिटुमिनस कॉमन हाउस होल्ड कोल है, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ कोल ऑल्सो। एंथ्रासाइट दिस इज द मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ कोल एंड दिस इज द हार्डेस्ट कोल। ठीक है, और इसको हम इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं हम ऑन द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो हम ये सीखेंगे अगले लेक्चर में कि सबसे पहले ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता क्या है, कोल की हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैसे करते हैं और उससे क्या बनता है, और वो जो बनता है ना वो सब कुछ बहुत ही हमारे लिए यूजफुल होता है, इसीलिए हमने उसके बारे में सीखना है। तो अगला लेक्चर अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज डू नॉट मिस दैट। ठीक है, और उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और साथ ही में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करें। प्लीज डू लाइक ऑल्सो, इफ यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स आप अनलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, सो दैट वी ऑल्सो कैन इम्प्रूव फर्दर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, एंड ऑल्सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं। तो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।